वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर हूं आप सभी के साथ। आई होप आप सभी का सीए इंटर जीएसटी नवंबर 22 का पेपर बहुत बढ़िया हुआ होगा। आप सबके मैसेजेस मेरे पास में आए, मुझे बहुत खुशी हुई, खासतौर से उन स्टूडेंट्स को जिनको हमने कवर किया था लाइव बैच के अंदर जो हमने यूट्यूब पे लिया था। सभी स्टूडेंट्स ने बोला सर पेपर बढ़िया गया और आपने जो पढ़ाया था उसमें से काफी कुछ आया और जो प्रैक्टिस आपने करवाई थी उससे हमारी काफी मदद हुई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबने इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजे। गाइज आज हम तैयार हैं हमेशा की तरह, सबसे पहले इंस्टीट्यूट से पहले सजेस्टेड आंसर्स लेकर। जी हां, सीए इंटर जीएसटी के सजेस्टेड आंसर्स तैयार हैं आप सभी के सामने। आप सबके मैसेजेस आने लग गए थे कि सर सजेस्टेड आंसर्स कब आएंगे, सजेस्टेड आंसर्स कब आएंगे। हियर आर द सजेस्टेड आंसर्स। बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से देखते हैं सजेस्टेड आंसर, उसके बाद करेंगे बातें करने के लिए एक अलग से सेशन रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने, पार्ट बी, अजय लिमिटेड अ रजिस्टर्ड डीलर इन पटना बिहार। तो भाई साहब ये है बिहार स्टेट में रजिस्टर्ड, इज एंगेज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ सप्लाईज, अलग अलग तरीके की सप्लाईज यहां पर देकर चल रहे हैं। द कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, यानी कि मेरा टैक्स पीरियड क्या होने वाला है, मेरा टैक्स पीरियड होने वाला है जनवरी 22 और ये भाई साहब होने वाले हैं रजिस्टर्ड डीलर। आगे चले, हाँ जी सर आगे चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमें यहां पर दे रखा है कि आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, क्या दे रखा है, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द मंथ टू वेरियस नॉन रिलेटेड पर्संस। तो जो रिलेटेड नहीं है, नॉन रिलेटेड पर्संस है, उनको मैंने क्या करी है, आउटवर्ड सप्लाई सेल्स की बात कर रहा है। देखें जरा क्या दे रखा है इसने, इन द स्टेट ऑफ बिहार इंट्रा स्टेट टू अदर स्टेट इंटर स्टेट, यानी मेरी इंट्रा स्टेट सप्लाईज और मेरी इंटर स्टेट सप्लाईज, इसने दोनों यहां पर आपके पास में दे रखी है। मुझे मार्केट वैल्यू भी दे रखा है, मुझे ट्रांजैक्शन वैल्यू भी दे रखा है। आप सभी बताएंगे कि हमें क्या लेना होता है, फटाफट से बताओ हमें क्या लेना होता है दोस्त। हमें लेना होता है ट्रांजैक्शन वैल्यू, सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन नंबर 1। क्या बोला गया भाई साहब, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू ट्रांजैक्शन वैल्यू वेयर द सप्लायर एंड द रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड पर्संस। तो यहां पर बोल दिया उसने नॉन रिलेटेड है, तो क्या लेके चलेंगे, सेक्शन 15 सब सेक्शन नंबर 1 वैल्यू ऑफ सप्लाई, सर ट्रांजैक्शन वैल्यू लेके चलेंगे। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास में, 4 लाख रुपीज और 1 लाख रुपीज। वेरी वेरी गुड। हम एक एक ट्रांजैक्शन को अच्छे से देखेंगे, एडजस्टमेंट को अच्छे से देखेंगे, उसके बाद सजेस्टेड आंसर्स का पीडीएफ भी तैयार है, वहां से मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखा दूंगा, डोंट वरी। उसके बाद आ रहा है सेकंड नंबर पर, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका फॉर कंडक्टिंग अ कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इट्स एम्प्लॉइज, यानी कि भैया इंटर स्टेट सप्लाई दी है क्योंकि आप बिहार में हो, गवर्नमेंट कर्नाटका की है और उनको आपने कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत सर्विसेज प्रोवाइड करी है। जहां लिखा है कि टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द सेड प्रोग्राम वाज ₹90,000, of which ₹63,000 was borne by the state government। 90,000 का टोटल खर्चा हुआ मेरे दोस्त, और उसमें से 63,000 कितना, 63,000 कौन बॉर्न कर रहा है। अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, कुछ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो, एक एग्जम्पशन एंट्री थी नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 के अंदर, जहां पर हमने क्या देखा था कि अगर 75% और मोर अमेंडमेंट था, पहले ये 100% हुआ करता था एग्जम्पशन एंट्री के अंदर, अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट करके बोला भाई 75% भी अगर आपने बॉर्न कर लिया, स्टेट गवर्नमेंट ने बॉर्न कर लिया, तो एग्जेम्प्ट कर देंगे, उस पर्टिकुलर सर्विस को एग्जेम्प्ट कर देंगे। 75% ऑफ मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पार्टी, और वो बॉर्न करता है कौन, स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या यहां पर ऐसा हो रहा है, फटाफट से देखेंगे। 63,000 कितना परसेंट बनता है भैया, 63,000 बनता है हमारे पास में मात्र और मात्र 70%। तो क्या 70% के रेस्पेक्ट में एग्जम्पशन मिलेगा, द आंसर इज नो। 70% के रेस्पेक्ट में एग्जम्पशन नहीं बनेगा, ये मात्र यहां पर 70% ही कॉन्स्टिट्यूट करता है। एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए 75% और उससे ज्यादा होना जरूरी है। वैल्यू ऑफ सप्लाई आपके पास में है 5 लाख रुपीज। अब यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स को एक और इश्यू आएगा, बोलो क्या, कि सर रेसिपिएंट यहां पर खर्चा बियर कर रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। क्या यहां पर यह हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 63,000 का पेमेंट कर दे रही है ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन नंबर 2 क्लॉज बी, अमाउंट टू बी पेड बाय द सप्लायर बट एक्चुअली पेड बाय द रेसिपिएंट। क्या सिखाया था मैंने, टाइसन मेमोरी टेक्निक दी थी, TAIISNN को कांटा लगाना था, याद है आपको मेमोरी टेक्निक। जी हां सर हमें याद है। और वहां पर मैंने आपको बताया था कि अमाउंट टू बी पेड बाय द सप्लायर बट पेड बाय द रेसिपिएंट को हम एड बैक कर देते हैं। तो यहां पर आपको ये अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि 63,000 ऑलरेडी 5 लाख के अंदर इंक्लूडेड है। अरे बोलो हाँ कि ना, हाँ जी सर।
अगला ट्रांजेक्शन आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये एग्जेम्प्ट हुआ कि एग्जेम्प्ट नहीं हुआ? हाँ जी सर, ये एग्जेम्प्ट नहीं हुआ। अगला ट्रांजेक्शन आपके पास क्या आ रहा है? अगला ट्रांजेक्शन आ रहा है स्टॉक ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन टू इट्स ब्रांच एट गया बिहार। ब्रांच है सेपरेट जीएसटी फॉर कन्वीनियंस ऑफ अकाउंटिंग एंड बिलिंग, यानी कि मेरी ब्रांच रजिस्टर्ड है, मेरी ब्रांच मेरे पास में रजिस्टर्ड है, यानी दोनों क्या बन जाएंगे सर? दोनों बन जाएंगे आपके पास में डिस्टिंक्ट पर्सन, और डिस्टिंक्ट पर्सन विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई बनता है शेड्यूल 1 के अंदर, बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, फटाफट से बताएंगे। मेमोरी टेक्निक यहां पर भी दे रखी है, PRAI पराई, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन पैरा सेकंड ऑफ शेड्यूल 1। क्या यहां पर आप सप्लाई बनाओगे? जी हां, डेफिनेटली यहां पर सप्लाई बनेगा। और मुझे तो यहां तक याद है कि हमारे पास में ध्रुव थे जिनकी क्वेरी थी हमारे लाइव बैच में, जो लाइव फ्री जीएसटी बैच लिया है, जो मई 23 वालों के लिए फुली एप्लीकेबल है, जाकर यूट्यूब पे देख सकते हो, पूरा 47 लेक्चर्स का बैच आपके पास में फास्ट ट्रैक बैच फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और वहां पर ध्रुव जो थे उन्होंने पूछा था सर कि जब शेड्यूल 1 लगता है, बात आप विदाउट कंसीडरेशन कर रहे हो, तो सर फिर यहां पर वैल्यू कहां से आएगी? आप सप्लाई बना दोगे तो वैल्यू चैप्टर में फिर रेट से मल्टीप्लाई करके टैक्स कैसे निकालेंगे? तब मैंने बताया था कि माय डियर फ्रेंड, ये सीए फाइनल का मुद्दा है। सीए फाइनल में वैल्यूएशन रूल्स में जाएंगे और वहां से निकालेंगे। और उसी वक्त इंस्टीट्यूट ने दिमाग चलाया और पेपर के अंदर क्या दे दिया आपको? वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल के दे दिया, क्योंकि इंस्टीट्यूट को पता है कि वैल्यूएशन रूल्स सिलेबस का पार्ट नहीं है सीए इंटर वाले लेवल पर, इसलिए उन्होंने आपको यहां पर ये निकाल कर दे दिया। अरे बोलो हाँ के ना? हाँ जी सर। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हमारे पास में आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स 20,000 इंट्रा स्टेट। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम 20,000 के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट कर लेंगे, अपनी आउटपुट लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। अगला ट्रांजैक्शन क्या है? इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई। फाइनली बात हो रही है परचेस की ऑफ वेरियस सर्विसेज फॉर यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बहुत सारी सर्विसेज मैंने अवेल करी है। टोटल 30 इनवॉइसेज यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है। टोटल कितना दिखाई दे रहा है दोस्त? टोटल मुझे यहां पर 30 इनवॉइसेज दिखाई दे रही है, जिनकी टोटल आ रही है 6,50,000 रुपीज। ठीक है सर, बात समझ में आ जाती है। 6,50,000 तक की सर्विसेज मैंने अवेल करी है और उसके रेस्पेक्ट में मुझे 30 इनवॉइसेज यहां पर रिसीव हुए हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, देखते हैं फटाफट से। ऑल अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, टैक्स इंक्लूड नहीं है यहां पर। फिर आता है क्लॉज बी, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अरेंजिंग एंड फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स द अकाउंटेंट ऑफ अजय लिमिटेड ऑब्जर्व्ड दैट एन इनवॉइस फॉर 30,000 एक्सक्लूडिंग टैक्स dated 2nd of December 2021 was omitted to be recorded in the books of accounts, and no payment was made against the same till the end of January 2022. This invoice was issued by Mr. Mukesh of Patna, from whom Ajay Limited had taken cars on rental basis, cars on a rental basis. Invoice included cost of fuel also intra-state transaction. ये पैराग्राफ डालकर इंस्टीट्यूट ने एक नहीं आपके ऑलमोस्ट 2 कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लिंक करके चेक करने की कोशिश करी है। इंस्टीट्यूट ये देखना चाह रहा है यहां पर कि भाई साहब आपने अच्छे से ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना सीखा कि नहीं सीखा। और मैं हमेशा वही बोलता हूं, मेरा फ्लो ऑफ जीएसटी काम आएगा। किसी भी ट्रांजैक्शन के ऊपर वो फ्लो ऑफ जीएसटी वाला फॉर्मूला लगाओगे तो बिल्कुल सही ट्रीटमेंट उसका निकल कर आएगा। यहां पर गुड्स इन्वॉल्व है या सर्विस इन्वॉल्व है? फटाफट से बताओ सर। यहां पर सर्विस इन्वॉल्व है। सर्विस इन्वॉल्व होने के बाद सप्लाई बनेगा कि नहीं बनेगा सर? विद कंसीडरेशन है तो ये डेफिनेटली सर आपके पास में सप्लाई भी बन जाएगा। फिर इंट्रा बनेगा कि इंटर बनेगा? क्वेश्चन खुद बता रहा है कि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन बनेगा। जब ये हो जाता है तो ट्रायंगल कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। ट्रायंगल कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले आता है चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन नंबर 9 एप्लीकेबल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या कोई यहां पर एग्जम्पशन दे रखी है क्या? कार्स ऑन रेंटल बेसिस को लेकर कोई एग्जम्पशन है? नहीं सर, कोई एग्जम्पशन नहीं है। नो एग्जम्पशन की बात करनी ही नहीं है। उसके बाद में सर क्या रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है? तो भैया अजय लिमिटेड खुद रजिस्टर्ड है और मिस्टर मुकेश भाई साहब सामने से जो सर्विस दे रहा है वो सप्लायर। अब मुझे सप्लायर के एंगल से देखना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन मुझे मिस्टर अजय लिमिटेड के एंगल से देखना है। तो मिस्टर अजय बिल्कुल यहां पर रजिस्टर्ड पर्सन कहलाएगा। फिर आती है बात किसकी कि जब ट्रायंगल कॉन्सेप्ट फुलफिल हो जाएगा तो निकालेंगे हम क्या? बोलो वैल्यू। वैल्यू हमें डायरेक्टली दे रखी है क्वेश्चन के अंदर
30,000। वैल्यू के बाद मैंने बताया था टैक्स का पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए आपको रेट की जरूरत पड़ेगी, प्लस आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? इनपुट टैक्स क्रेडिट की। तो भाई साहब मुझे बताइए कि क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट को देखकर कुछ याद आया? कुछ याद आया? और फिर जब बात करेंगे कि पेएबल कौन है, देखो जब हम रजिस्टर्ड पर्सन की बात करते हैं तो वहां पर मैं आपको हमेशा बताता हूं कि ये फॉरवर्ड चार्ज है कि ये रिवर्स चार्ज है, वो भी हमें देखना होता है कि आखिर द पर्सन हु रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स, यानी जो चार्जिंग सेक्शन है वो किसके ऊपर लेवी हो रहा है, ये भी आपको देखकर चलना होता है। तो दो चीजें जो मैंने आपको यहां पर बताई, पहली कि भैया रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो कौन बनेगा, यानी हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, रिवर्स चार्ज के अंदर या नॉर्मल चार्ज के अंदर सेक्शन 9 किस पर लेवी होगा, और दूसरा इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर। अब इस सीक्वेंस के अंदर मुझे बताओ साहब कि हाँ ठीक है, विद कंसिडरेशन है सप्लाई बनेगा, चार्जेबिलिटी आएगी सेक्शन 9 के अंदर, लेकिन सेक्शन 9 क्या बोलता था? सेक्शन 9 बोलता था टू बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन, क्योंकि मैं 9(1) की बात करता हूं, लेकिन जब मैं यहां बात करता हूं रजिस्टर्ड पर्सन की, तो रजिस्टर्ड पर्सन यहां पर कौन बनेगा, यानी हु इज द पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स। याद करो भाई साहब, बहुत अच्छे से याद करो, आरसीएम के अंदर मैंने आपको एक एंट्री पढ़ाई थी और वहां पर मैंने आपको रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का केस बताया था, 6% और 2.5%, यानी कि 12% और 5% का केस मैंने वहां पर बताया था आपको कि जब 12% से होगा तो ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज होगा, लेकिन 5% के अंदर देखना पड़ेगा। और वहां पर एक सिचुएशन ये वाली भी बन रही थी जो इस क्वेश्चन में बन रही है कि अगर लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है और देने वाला अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है, देने वाला अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मिस्टर मुकेश इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, लेने वाला अजय लिमिटेड इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो क्या ये केस आपके पास में आरसीएम में फॉल करेगा? द आंसर इज यस, ये केस आपके पास में आरसीएम में फॉल करेगा। अब बस देखना यह है कि रेट ऑफ टैक्स यहां पर क्या होने वाला है। कार्स ऑन रेंटल बेसिस, रेट ऑफ टैक्स मुझे नीचे दे रखा है, कार रेंटल सर्विस 2.5%, 2.5%, 5%, यानी ये 6% वाला केस नहीं है। यहां मुकेश भाई साहब फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे नहीं करेंगे, यहां अजय लिमिटेड को टैक्स पे करके चलना पड़ेगा मेरे दोस्तों। किसके ऊपर? रिवर्स चार्ज के ऊपर, पहली बात। दूसरी बात, जब मैं ट्रांजैक्शन को आगे फर्दर एनालाइज करूंगा तो क्या मैं इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता हूं? क्या मैं इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाऊंगा जो आरसीएम में पे करूंगा? तो याद करो सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन नंबर 5 क्लॉज बी, सेक्शन 17 सब सेक्शन नंबर 5 क्लॉज बी के अंदर लीजिंग हायरिंग रेंटिंग, क्या बोलेंगे? लीजिंग हायरिंग रेंटिंग ऑफ इनएलिजिबल मोटर व्हीकल को ब्लॉक कर दिया था। हाँ जी सर, हमें अच्छे से याद आ गया, आपने डायग्राम बनाकर बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया था। जब मोटर व्हीकल का कॉन्सेप्ट आया था तो पूरा एक ही डायग्राम के अंदर मैंने पूरा मोटर व्हीकल का कॉन्सेप्ट आपको याद करा दिया था, और वहीं पर मैंने बता दिया था कि अगर इनएलिजिबल, यहां बोला गया है कार्स, कार्स यानी पर्सन के ट्रांसपोर्टेशन में यूज होने वाली चीज, पर्सन के ट्रांसपोर्टेशन में यूज होने वाली चीज, गुड्स से कोई लेना देना नहीं है, यहां पर इसका क्रेडिट क्या हो जाएगा आपके पास में? ब्लॉक हो जाएगा। यानी कि पे तो करना है रिवर्स चार्ज के अंदर, लेकिन वो क्रेडिट आप अवेल नहीं कर पाओगे। दो कॉन्सेप्ट, यानी कि ब्लॉक्ड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट प्लस रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट, दोनों लिंक करके इंस्टीट्यूट ने यहां पर आपके टेस्ट कर लिए। हालांकि नीचे जो है वो नॉर्मल रेट दे रखा है इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाईज के रेस्पेक्ट में, दैट इज 9% प्लस 9% 18%। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन यहां तक है, मुझे तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। थोड़ा सा बस अपना दिमाग चालू रखना जरूरी है, क्योंकि दोस्त उसके बिना काम नहीं चलेगा, रट्टे से काम नहीं चलेगा। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि रट्टे से काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं आपको एक एक ट्रांजेक्शन को इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी। इसलिए बोलता हूं कि रेगुलर कोर्स 120 घंटे का क्यों लगाता हूं, 120 घंटे से ऊपर फास्ट ट्रैक का जमाना नहीं है दोस्त। आपको लगता है फास्ट ट्रैक से निपटा लेंगे, लोग बोलते हैं फास्ट ट्रैक से निपट जाएगा, वो फास्ट ट्रैक में निपटाते हैं, मैं फास्ट ट्रैक बैच लेता ही नहीं हूं। आप अगर देखेंगे तो भैया 47 लेक्चर्स तो हमारे नॉर्मली लग गए, यूट्यूब पर लग गए। बताओ साहब, नहीं बनेगी बात। तो पेपर के लेवल से पता पड़ रहा है कि फास्ट ट्रैक या कैप्सूल बैच या सुपर फास्ट ट्रैक बैच या ब्रह्मास्त्र से या मैराथन से काम नहीं चलेगा। जीएसटी पढ़ना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ पढ़ना पड़ेगा। 40 मार्क्स आपको फोकट के मिलते हैं, फ्री के मिलते हैं। अगर अच्छे से एक बार इन डिटेल पढ़ लो, करियर में भी काम आएगा, करियर में भी काम आएगा, पेपर में भी काम आएगा। तो लाइटली मत लो, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एग्जिस्ट्स एज ऑन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, यानी कि मेरे पास में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। एग्जाम प्रैक्टिस सेशन के अंदर ऑलरेडी बहुत अच्छे से इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको करवा भी चुका हूं। Out of the 30 invoices of inward supply received, 6 invoices with taxable value amounting to 1,50,000 were e-invoices in which IRN was not mentioned। बताओ साहब क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है कि IRN mentioned नहीं है।
1.5 लाख की इनवॉइसेस ऐसी हैं जो ई इनवॉइस है। क्या मैंने आपको ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था? बहुत अच्छे से पढ़ाया था, मजा आ गया था आप लोगों को। फिर आप लोगों ने बताया था सर IRN होना जरूरी भी होता है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। और मैंने वहां पर आपको एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, देखो भैया जिन्होंने मेरी बुक से पढ़ लिया उनका काम हो गया। मैं फिर बता रहा हूं, 2 एडजस्टमेंट्स पॉइंट टू बी नोटेड से आए हैं। ये वाला भी पॉइंट टू बी नोटेड से है। FAQ दे रखे हैं ई इनवॉइस के अंदर, साफ साफ बता रखा है वहां पर कि एनी ई इनवॉइस विदाउट IRN इज एन इनवैलिड इनवॉइस। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जिस पर IRN मेंशन्ड नहीं है वो एक इनवैलिड इनवॉइस कहलाती है। वो इनवॉइस मानी ही नहीं जाएगी। अगर ई इनवॉइस है मेरे दोस्त और उस पर अगर IRN मेंशन नहीं है, तो फिर काई की ई इनवॉइस, फिर काई की ई इनवॉइस आप भले उसको GSTR 1 में रिपोर्ट करके वहां पर दिखा दो सामने वाले की 2B में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास में एक वैलिड टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। सेक्शन 16 सबसेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए क्या पढ़ाया था मैंने? वैलिड टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। कि आपके पास में एक वैलिड टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट है? द आंसर इज नो। मेरे पास में वैलिड टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट नहीं है क्योंकि ये इनवॉइस मानी ही नहीं जाएगी। वैलिड इनवॉइस नहीं, IRN मेंशन नहीं है। हाउएवर ऑल द इनवॉइस वर ड्यूली रिफ्लेक्टेड इन 2B फॉर द मंथ ऑफ जनवरी सिंस द सप्लायर हैड फाइल्ड देयर GSTR 1। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सप्लायर ने अपना GSTR 1 भर दिया है, मुझे 2B में शो हो रहा है, क्या मैं क्रेडिट ले सकता हूं? डियर याद करो, क्या 2B ही एक कंडीशन हुआ करती थी? मुझे ईमानदारी से बताना, क्या 2B ही एकमात्र कंडीशन हुआ करती थी? द आंसर इज नो। जब हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन नंबर 2 को, तो वहां क्लॉज ए भी था, क्लॉज डबल ए भी था, क्लॉज बी भी था, सी भी था, डी भी था। और वहां पर मैंने आपको बताया था सारी कंडीशंस फुलफिल होनी जरूरी है। एक कंडीशन भी अगर फुलफिल नहीं होती है, सारी कंडीशंस मैंडेटरी हैं। ये ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर लो, ना 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 ना, 16(2) की सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए थी। यहां पर आपकी 2B वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। जो नया अमेंडमेंट आया था क्लॉज डबल ए, वो तो फुलफिल हो गया कि भैया जी रेसिपिएंट को कम्युनिकेट हो जाना चाहिए, वो तो हो गया, उसने अपना GSTR 1 भी फाइल कर दिया। लेकिन जो इनवॉइस आपके हाथ में है वो एक वैलिड टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट नहीं है क्योंकि उस पे IRN मेंशन नहीं है, क्लॉज ए की कंडीशन पिट जाती है। तो क्या मैं यहां पर क्रेडिट अवेल कर सकता हूं? फटाफट से बता देंगे चैट बॉक्स के अंदर, क्या मैं यहां पर क्रेडिट अवेल कर सकता हूं? द आंसर इज नो। यहां पर मैं इन इनवॉइसेस के रेस्पेक्ट में 1.5 लाख रुपए तक की इनवॉइसेस के रेस्पेक्ट में कोई क्रेडिट अवेल नहीं कर सकता। लास्ट क्लॉज है, क्लॉज F बोल रहा है सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन गिवन अबव कंडीशंस नेसेसरी फॉर क्लेमिंग ITC वर कंप्लाइड विद, यानी कि जो ऊपर बता रखा है उसको छोड़कर बाकी सारी की सारी कंडीशंस कंप्लाई की गई है ITC लेने को लेकर। ऐसी लाइन जनरली अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आपने देखा होगा क्वेश्चंस में लिखी रहती है बाय डिफॉल्ट। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट GST पेबल। भैया भाई साहब क्या निकालना है? नेट GST पेबल इन कैश बाय अजय लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022। क्या मैंने एग्जाम प्रैक्टिस सेशन में ये क्वेश्चंस नहीं करवाए? ईमानदारी से बताना। ढेर सारे क्वेश्चन करवाए एग्जाम प्रैक्टिस सेशन के अंदर, जहां पर मैंने आपको मिनिमम कैश यूटिलाइज जिस तरीके से होगा वो निकालना सिखाया। मैंने 3 स्टेप के अंदर ये क्वेश्चन आपको करना सिखाया। 3 स्टेप के अंदर 3 स्टेप देख लो कि बात खत्म हो जाएगी। सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, फिर कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, उसके बाद में सेट ऑफ एंड पेमेंट। क्या बोलेंगे मेरे साथ साथ वापस रिपीट करेंगे? सबसे पहले आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, उसके बाद में इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसके बाद में सेट ऑफ एंड पेमेंट। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है तो इस तरीके का जो पहला क्वेश्चन आता है वो आप आराम से सॉल्व करके चल सकते हैं। एडजस्टमेंट्स तो भैया तभी हो पाएंगे जब आपने पूरा GST अच्छे से पढ़ रखा होगा और अच्छे से रिवाइज कर रखा होगा। ब्रीफ नोट्स फॉर ट्रीटमेंट गिवन फॉर ईच आइटम शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, यानी इन्होंने जो ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं तो ब्रीफ में मांगा भी है कि उसके पीछे एक पर्टिकुलर लॉजिक या रीजनिंग आपको देकर चलनी पड़ेगी। सजेस्टेड आंसर्स इंस्टीट्यूट से पहले ये रहे आप सभी के सामने। भाई साहब इंस्टीट्यूट क्या पूरे इंडिया में सबसे पहले सजेस्टेड आंसर्स CA इंटर हो CA फाइनल हो मैं ही निकालता हूं। मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है, ये PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले आ रहा है कंप्यूटेशन ऑफ, बोलो बोलो बोलो, कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट लायबिलिटी। क्या बोला? इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज। देखो भैया जी यही बात हो रही थी क्या? हाँ जी सर यही बात हो रही थी। 4 लाख का मामला कुछ तो बन रहा था सबसे पहले और फिर 1 लाख का मामला बन रहा था। तो मैंने क्या करा, मैंने इस 4 लाख के ऊपर और 1 लाख के ऊपर अपनी लायबिलिटी निकाल ली इंट्रा स्टेट इंटर स्टेट अकॉर्डिंगली। तो इंट्रा स्टेट 36,000 और इंटर स्टेट में 18,000 की आपकी लायबिलिटी आ जाएगी। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, यहाँ पर मैंने वर्किंग नोट भी लगा दिया और मैंने ये भी बता दिया कि यहाँ पर 70% बन रहा था, एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलेगी। तो पूरे 5 लाख पर 18% क्योंकि इंटर स्टेट है 90,000 की आपकी लायबिलिटी यहाँ पर बन जाती है। उसके बाद आता है माय डियर स्टॉक ट्रांसफर टू रजिस्टर्ड ब्रांच। अपनी ही ब्रांच को स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो, वर्किंग नोट नंबर 2 लगा दिया क्योंकि शेड्यूल 1 के अंदर हम इसे सप्लाई बनाएंगे। 20,000 क्योंकि इंट्रा स्टेट है, बिहार के बिहार में है तो 1800 की यहाँ पर भी आपके पास में आउटपुट लायबिलिटी बन जाती है और उसी के साथ में आपका
टोटल आउटपुट लायबिलिटी निकल कर आ जाता है, दैट इज 37,800 और आईजीएसटी का आपके पास में निकल कर आ जाता है 1,08,000 रुपए। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, अब इनपुट टैक्स क्रेडिट का कंप्यूटेशन कर लेते हैं फटाफट से। इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाईज, देखिए भाई साहब 6.5 लाख की थी, लेकिन मैंने बताया था 1.5 लाख के रिस्पेक्ट में एक वैलिड टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट आपके पास में नहीं है, उसे मैं यहां पर लेस कर दूंगा और फिर 9% का रेट लगाऊंगा। इंट्रा स्टेट है 45,000 का सी और एस का क्रेडिट मुझे यहां पर मिल जाता है। और क्या वो जो इनवॉइस आपको 30,000 का छूट गया था, क्या उसके रिस्पेक्ट में अब आप क्रेडिट ले सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि वो 17.5 में अदरवाइज ब्लॉक्ड हो जाता है, तो वो क्रेडिट आपको मिलकर नहीं चलेगा। ओपनिंग बैलेंस आपके पास में था नहीं, ओपनिंग बैलेंस जीरो था, क्वेश्चन खुद बता रहा था, तो टोटल क्रेडिट जो आपके पास में हो जाता है वो हो जाता है 45,000 और 45,000 किसके रिस्पेक्ट में? सी और एस के रिस्पेक्ट में। स्टेप नंबर 3 रटा दिया भैया, रटा रटा के दीजिए, इतनी प्रैक्टिस करवाई थी आपको। स्टेप नंबर 1 आउटपुट लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे, स्टेप नंबर 2 पर इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालेंगे और स्टेप नंबर 3 पे सेट ऑफ और पेमेंट का सिलसिला रहेगा। देखेंगे साहब, सबसे पहले आपके पास में आ रहा है आउटपुट लायबिलिटी, सीजीएसटी का बनेगा 37,800 और एसजीएसटी का बनेगा 37,800, आईजीएसटी बनेगा हमारे पास में 1,08,000 1,08,000। और फिर जब आईटीसी सेट ऑफ करने का रूल लगेगा तो वही रूल लगेगा कि अगर आईजीएसटी का क्रेडिट आपके पास में है, सबसे पहले तो आप आईजीएसटी को सेट ऑफ करा लेंगे, क्रेडिट खत्म कर देंगे, उसके बाद अगर बच जाता है तो फर्दर यूटिलाइज करेंगे सी के लिए या एस के लिए। लेकिन यहां पर क्योंकि हमारे पास आईजीएसटी का क्रेडिट है ही नहीं, तो हम सबसे पहले सी का लगाएंगे, सी के लिए बच जाएगा तो लगाएंगे आई के लिए, फिर एस का यूज करेंगे, एस के लिए बच जाएगा तो यूज करेंगे आई के लिए अकॉर्डिंगली। तो देखो साहब, सी का हमने सी के लिए लगा दिया, हम 37,800 यूज कर लेंगे और जो बच गया 7,200 वो यूज कर लेंगे हम आईजीएसटी के लिए। अकॉर्डिंगली एसजीएसटी के केस में भी 37,800 जो बच गया 7,200 वो हम यूज कर लेंगे आईजीएसटी के लिए। तो आईजीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी बच जाएगी हमारे पास में 93,600। लेकिन भूलिएगा मत, एक ट्रांजेक्शन ऐसा था जिसे आपने रिकॉर्ड नहीं करा था, तो एरर और ओमिशन मानते हुए नेक्स्ट मंथ के रिटर्न में आपको उसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। और जब आप रेक्टिफाई करेंगे तो आपकी आउटपुट लायबिलिटी बनेगी, क्रेडिट नहीं मिलेगा 750 रुपए और 750 रुपए, और ये आपको कैश में ही पे करके चलना पड़ेगा। तो कैश के अंदर 750 सी और एस की लायबिलिटी बनेगी। इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन था 30,000 मिस्टर मुकेश से हमने कार्स को रेंट पे लिया था, और उसके अलावा 93,600 का आईजीएसटी का यहां पर आपके पास में आउटपुट लायबिलिटी बन जाती है। अब आएगा आपके पास में अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर देखते हैं भाई साहब क्वेश्चन क्या था। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्लॉज ए। चार्म लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ झारखंड मैन्युफैक्चर्स कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। तो भैया प्रोडक्ट क्या है हमारे पास में? व्हाट्स द प्रोडक्ट? द प्रोडक्ट इज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एंड अपॉइंटेड मिस्टर हैंडसम ऑफ मुंबई हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, नाम है मिस्टर हैंडसम, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एज देयर डेल क्रेडारे एजेंट, तो डीसीए एजेंट है टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो बॉम्बे के अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं, महाराष्ट्र है, बॉम्बे के अंदर एक बंदा अपॉइंट कर रखा है डेल क्रेडारे एजेंट। डेल क्रेडारे एजेंट के ऊपर सर्कुलर था, सप्लाई चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाया था जब मैंने आपको शेड्यूल 1 पढ़ाया था। डेल क्रेडारे एजेंट ये क्या करता है? ये सामने वाली पार्टी को पेमेंट इंश्योर करता है और उसके लिए कस्टमर को क्या दे देता है? शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी दे देता है, टाइम दे देता है, लोन दे देता है, उससे रिकवरी करेगा, खुद रिस्क बियर करता है, इसलिए इसका कमीशन भी थोड़ा ज्यादा होता है। ये भी मैंने आपको बताया था नॉर्मल एजेंट के कंपेरिजन में। Being a DCA, he agrees to raise invoices in his own name. उसने बोला भैया own name, अरे भैया जी यही तो था, इतने अच्छे से तो पढ़ाया था, बताओ बताओ क्या दिक्कत हो गई यहां पर। And also guarantees for the realization of payment from customers to Charm Limited. In order to realize the payments from customers on time, he extends short-term transaction-based loans to them and charge interest for the same. कोई नई बात यहां पर हमारे सामने नहीं निकल कर आ रही है। Mr. Handsome provides you the following details for the transactions carried out during the month of March 2022. यानी कि भाई साहब टैक्स पीरियड कौन सा हो गया मेरे दोस्तों? टैक्स पीरियड हो गया मार्च 2022। वेरी वेरी गुड। अब आगे देखिए क्या ट्रांजेक्शन दे रखा है। हाँ जी सर, ट्रांजेक्शन बता दो। गुड्स सोल्ड बाय मिस्टर हैंडसम इन हिज डीसीए कैपेसिटी, यानी उसने खुद ने जो माल बेचा अपनी कैपेसिटी में, अपने ऑन इनवॉइस। यार ऊपर क्वेश्चन ने खुद ने बोल दिया, देखो क्या बोल दिया, इन हिज ऑन नेम, अपने खुद के नाम से ऑन इनवॉइस इशू कर रहा है। तो उस सिचुएशन में ये एक क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? शेड्यूल 1 वाला एजेंट हो गया, जिसे हम शेड्यूल 1 वाला एजेंट बोलते हैं। पीछे से आने वाली सप्लाई को जीएसटी के अंदर सप्लाई बना देंगे, जीएसटी लगा देंगे, आगे जो सप्लाई कर रहा है खुद के नाम से वो उसके ही एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बन के चलेगा। गुड सोल्ड बाय मिस्टर हैंडसम इन हिज डीसीए कैपेसिटी, 2,80,000 रुपए जीएसटी लगेगा, इसका खुद का टर्नओवर बनेगा। इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम अबव कस्टमर्स फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यूज। अब मुझे एक बात बताओ, अभी अभी मैंने बताया आपको कि कस्टमर्स को
ये क्या करेगा, शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी दे देगा, क्योंकि जो मेन इसका प्रिंसिपल है उसको टाइम से पेमेंट करना जरूरी है। तो उस सिचुएशन में पेमेंट खुद कर देगा, कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी दे देगा और उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो इंटरेस्ट कितना निकल कर आ गया, 20,000 रुपीज। आप सभी को पता है एंट्री नंबर 27 रटा दिया था यार, मैंने इतनी बार रिवाइज कराया था, समझाया था। एंट्री नंबर 27, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, मैंने अलग से वीडियो बना दिया था। अब सुनो, तुम लोग बोलते हो ना नंबर नहीं आता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, पेपर टफ आ गया, पेपर ऐसा आ गया। दोस्त यार सब कुछ तो करके दे दिया ना यूट्यूब के ऊपर पूरा का पूरा फ्री बैच लेके दे दिया। फिर तुमने बोला यूट्यूब के ऊपर अलग से वीडियो बना दो, अलग से वीडियो बना के दे दिया। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन नंबर, अगर वो वीडियो देखा है और उस वीडियो को देखकर जितने भी नोटिफिकेशन नंबर वहां पर मैंने बताए थे, उन नोटिफिकेशन नंबर्स को अच्छे से याद कर लिया था तुमने, तुम देख लो उस नोटिफिकेशन नंबर में से कितने सारे नोटिफिकेशन इस पेपर के अंदर आए हैं। अब सोचो, अगर तुम एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह कुछ भी कोड करके नहीं आते हो और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट की तरह एक छोटा सा वीडियो देखकर 4 से 5 नोटिफिकेशन नंबर याद कर लेते हो और वो नोटिफिकेशन नंबर एग्जाम में लिखकर आते हो, कितना इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनेशन के ऊपर, एग्जामिनर के ऊपर। सोचो तुम खुद कि जो कॉपी चेक कर रहा है उसके ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ेगा। वो देखेगा भैया इसने नोटिफिकेशन नंबर भी कोड करा है, तो डेफिनेटली इमेज बढ़ जाएगी, वहां पर आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा एफर्ट तो आपको दोस्त लगा के चलना ही पड़ेगा। सॉरी, कमीशन बिल रेज्ड ऑन चार्म लिमिटेड, फाइनली इसने अपने प्रिंसिपल के ऊपर कमीशन बिल रेज कर दिया। डेफिनेटली कमीशन तो मांगेगा 30,000 का, तो ये आउटवर्ड सप्लाई हो गई, ये आउटवर्ड सप्लाई हो गई, इस पे जीएसटी लगा देंगे और ये आपके पास में क्या हो गया, ये आपके पास में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनवर्ड सप्लाई की बात करेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम चार्म लिमिटेड सिंस बीइंग अ डीसीए नो कंसिडरेशन वाज पेड। तो मैंने बोला था शेड्यूल 1 में ये सप्लाई बन जाएगा। ये आपके पास में यहां पर शेड्यूल 1 में क्या बन जाएगा, सप्लाई बन जाएगा पैरा 3 के अंदर। पैरा 3 शेड्यूल 1, रिसीव्ड ट्रेनिंग इन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम चार्म लिमिटेड एज पर डीसीए एग्रीमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहां पर इसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मैं यहां पर एक चीज पूछना चाहूंगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट देखते ही दिमाग में आना चाहिए सबसे पहले शेड्यूल 1 में। हमेशा कहता हूं ट्रांजैक्शन दिखे तो उसको पहले चेक करो कि वो सप्लाई बनेगा कि नहीं बनेगा। बात की बात देख लेंगे, टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है, वैल्यू कैसे निकलेगा, वो सब बात की बातें हैं। सबसे पहले चेक करना है सप्लाई बनेगा कि नहीं बनेगा। यहां पर सबसे पहले चेक करो सप्लाई बनेगा, शेड्यूल 1 में जाके चेक करेंगे। शेड्यूल 1 में जाके देखेंगे पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4 क्या है, हमने PRAI क्या बना रखा है, PRAI टेक्निक बना रखा है। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट नहीं है। रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन एजेंसी, यहां तो सिर्फ गुड्स की बात होती है, यहां पर सर्विस दी गई है। यहां पर ट्रेनिंग है तो सर्विस की बात हो रही है, तो पैरा 3 लगेगा नहीं, इंपोर्ट की बात हो नहीं रही है। तो बचा आपके पास में कौन सा, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। अब रिलेटेड पर्सन की जो आपको डेफिनेशन मिलती है उसके अंदर जब आप जाके देखते हो भैया रिलेटेड पर्सन का मतलब क्या है, तो वहां पर लास्ट में आता है सोल एजेंट, सोल कंसेशनियर और सोल डिस्ट्रीब्यूटर। क्या आता है, सोल एजेंट, सोल कंसेशनियर, सोल डिस्ट्रीब्यूटर। क्या ये मेरे पास में सोल एजेंट है, क्या ये मेरे पास में मेरा सोल एजेंट है, फटाफट से बताएंगे। नहीं सर, कहीं नहीं पूरे क्वेश्चन में मेंशन करा गया, कहीं नहीं लिखा गया। और ऐसा अजम्पशन लेना नहीं है जो क्वेश्चन को ही, क्वेश्चन की कंडीशन को ही, क्वेश्चन की गरिमा को ही खत्म कर दे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर ये मैं अज्यूम नहीं करूंगा कि ये मेरा सोल एजेंट है, मेरे इस तरीके के और भी एजेंट दूसरे स्टेट्स में हो सकते हैं, तो ये मेरा सोल एजेंट है ऐसा मैं नहीं अज्यूम कर सकता। तो जब तक ये मेरा सोल एजेंट बनेगा नहीं, रिलेटेड पर्सन बनेगा नहीं, और तब तक ये सप्लाई जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी गई है ये मेरे पास में सप्लाई बनेगी नहीं। तो 75,000 पे क्या यहां पर जीएसटी लगेगा, नहीं लगेगा, और लगेगा नहीं तो मुझे क्रेडिट मिलेगा नहीं, यानी कि जो मिस्टर हैंडसम है उनको क्रेडिट मिलेगा नहीं। बताओ कोई दिक्कत की बात नहीं सर, ये भी बिल्कुल सिंपल सी बात थी। एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी जो है वो मुझे दे रखा है 9%, टोटल होता है 18%। अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, हमेशा की तरह सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन गिवन अबव नेसेसरी कंडीशंस आर कंप्लाइड विद फॉर अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, हमेशा की तरह यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी, एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो दोनों मुझे निकाल के देनी है अलग अलग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ब्रीफ नोट्स भी मुझे यहां पर बना के देने हैं, तो फटाफट से देख लो साहब, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, मैंने दोनों कैलकुलेट करके रख दिया आपके लिए। ये रही ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी, ये रहा एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट। इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स इन डीसीए कैपेसिटी, यहां पर जीएसटी लगेगा, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्रेडिट फैसिलिटी टू कस्टमर दी गई है, वो यहां पर 27
नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 से एग्जाम्प्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये आउटवर्ड सप्लाई थी 30,000 पे IGST लगकर चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्रेडिट लेने की बात आएगी तो मैंने आपको बता दिया था, क्रेडिट आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो शेड्यूल 1 पैरा 3 के अंदर जो आपके पास में एजेंसी एक्टिविटी के तहत पीछे से जो सप्लाई आ रही है वो यहाँ पर सप्लाई बनेगा तो GST लगेगा, तो उसी का क्रेडिट आपको मिलकर चलेगा, दैट इज योर 36,000 रुपीज। तो ये रहा आपका एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो दोनों मेरे को कंप्यूट करने बोले थे और दोनों मैंने अलग अलग कंप्यूट कर दिए, तो बहुत डिटेल में हमने ये भी डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्लॉज बी की। मेरे साथ बने रहे, जुड़े रहे और फटाफट से देखते रहे। आप सभी के सामने एक्सक्लूसिव सबसे पहले सजेस्टेड आंसर्स लेकर आ चुके हैं आपके प्यारे MM सर। आंसर द फॉलोइंग आफ्टर रीडिंग द बिलो गिवन 2 पैराग्राफ्स। नीचे 2 पैराग्राफ दे रखे हैं, उनको पढ़ लो और उनको पढ़ के आंसर कर दो। हाँ जी सब बताइए, अभी आंसर कर देते हैं, हमने तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। ब्रीफली डिस्कस द रेलिवेंट प्रोविजन, बता देना, डिसाइड कर देना कि भैया करेक्ट कंक्लूजन क्या होना चाहिए सॉरी, और डिटरमाइन कर दीजिए साहब वैलिडिटी ऑफ द गिवन एडवाइस, यानी क्वेश्चन में अगर कोई एडवाइस दी गई है तो वो सही थी या वो गलत थी, ये भी बता देना। जी बता देंगे साहब, बिल्कुल बता देंगे। राजू इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक्स। राजू किसमें एंगेज्ड है? राजू एंगेज्ड है फ्लाई ऐश ब्रिक्स को मैन्युफैक्चर करने में इन द स्टेट ऑफ केरला। ही स्टार्टेड हिज एक्टिविटी इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2022, यानी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के साथ साथ उसने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है और वो सिर्फ इंट्रा स्टेट में ही डील करता है। His tax consultant advised him to register under composition levy. उसके जो कंसल्टेंट साहब हैं जो टैक्स का काम करते हैं वो कह रहे हैं साहब कंपोजिशन लेवी के अंदर तू क्या करवा ले, रजिस्ट्रेशन करवा ले GST के अंदर, क्योंकि उनको लगता है कि इसका टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे ही रहेगा। वैसे मैं बता देना चाहता हूं केरला स्टेट 1.5 करोड़ का टर्नओवर हमारे पास में होता है, तो 1.5 करोड़ का हमारे पास में लिमिट होता है कंपोजिशन के केस में, आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन आप मुझे अच्छे से बताइएगा क्या अमेंडमेंट मैंने नहीं पढ़ाए थे? अमेंडमेंट लेक्चर भी डाला था, उसके बाद में जो मैंने फ्री बैच लिया था वहां पर मैंने अमेंडमेंट्स को अलग से हाईलाइट करके आपको बता दिया था, और उसके बाद में जो मैंने EPS कराया था वहां पर भी मैंने ऑलमोस्ट एग्जाम्पशंस आपके कवर कर लिए थे माय डियर फ्रेंड्स। कंपोजिशन के अंदर अमेंडमेंट था, आप सभी को पता है। जो हम पहले पढ़ते थे टिपा, उसके साथ में फैब भी वहां पर डाल दिया था। जो पहले पढ़ते थे हम टिपा में मैं आपको बताता टबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, एरिएटेड वाटर, उसके साथ FEBB फैब भी वहां पर डाल दिया गया था, जिसमें फ्लाई ऐश ब्रिक्स, इस F का मतलब ही क्या है? फ्लाई ऐश ब्रिक्स, यानी फ्लाई ऐश ब्रिक्स का मैन्युफैक्चरर भी यहां से बाहर हो जाता है। सर सेक्शन कौन सा था? सेक्शन था 10, सबसेक्शन था 2। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन नंबर 2 के अंदर एक कंडीशन थी कि नोटिफाइड मैन्युफैक्चरर्स एलिजिबल नहीं रहेंगे। कौन से मैन्युफैक्चरर्स? नोटिफाइड मैन्युफैक्चरर्स। और उसके बाद में नोटिफिकेशन लेकर आए थे। मैंने कहा ना, जहां नोटिफिकेशन नंबर याद नहीं रखना है वहां पर आप एग्जाम में लिखकर आ सकते हो, रीड विद द रेलिवेंट नोटिफिकेशन, और वैसा ही हमने आपके लिए किया है। ये सजेस्टेड आंसर्स इंस्टीट्यूट के हिसाब से नहीं बनाता, मैं बच्चे के हिसाब से बनाता हूं। मेरा ऐसा मानना है दोस्त कि जो एग्जाम में आंसर बच्चा लिखेगा ना वही सजेस्टेड आंसर होना चाहिए। आप कॉपी पेस्ट कर दोगे मॉड्यूल का या कॉपी पेस्ट कर दोगे एग्जैक्ट बेयर लॉ की लैंग्वेज, रट्टा थोड़ी लगा रहे हैं। यहां पर आपका जो इंटेंशन है वो चेक होना चाहिए कि भैया नॉलेज चेक करना है स्टूडेंट का, राइट? यू हैव टू चेक द नॉलेज ऑफ द इंस्टीट्यूट। अभी स्टूडेंट का नॉलेज चेक करने के लिए इंस्टीट्यूट को क्या करना चाहिए? सजेस्टेड आंसर्स ऐसे देने चाहिए कि भैया आपने ये लिखना था, इस तरीके से लिखना था। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे वहां पर। तो यहां पर भी मैंने पूरी कोशिश यही करी है कि अगर मैं एग्जाम दे रहा होता एज ए स्टूडेंट तो मैं किस तरह से वहां पर लैंग्वेज लिखकर आता, वही चीज यहां पर मैंने लिखकर दी है। तो देखो साहब मैंने क्या लिखा, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2 ऑफ द CGST एक्ट, manufacturer of notified goods would not be eligible to opt for composition levy under GST। यानी कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हो किसके? नोटिफाइड गुड्स के सॉरी, तो GST में आप क्या नहीं करा सकते? कंपोजिशन लेवी में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। फर्दर द गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन नोटिफाइड द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स। बाद में नोटिफिकेशन आता है, पावर कहां पर है? सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में पावर है, पावर का यूज करा, यूज करके नोटिफिकेशन लेकर आए, नोटिफिकेशन लेकर आए तो बताया साहब टबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, एरिएटेड वाटर, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स और सिमिलर सिलिशियस स्टोन्स, अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन और रूफिंग टाइल्स। ये मैंने आपको बता दिया था, बहुत डिटेल में समझा दिया था मैंने, और यही सारी चीजें आपको यहां पर देखने को भी मिल जाती हैं। अकॉर्डिंगली राजू बीइंग द मैन्युफैक्चरर ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक्स वुड नॉट बी एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी। द एडवाइस ऑफ द टैक्स कंसल्टेंट इज देयरफॉर नॉट टेनेबल अंडर लॉ। यही बोला था, पहले प्रोविजन बता दो,
फिर क्या होना चाहिए वो बता दो, और उसके बाद में जो बताया गया है, एडवाइस दी गई है, वो सही दी गई है कि नहीं दी गई है। भैया उसने जो एडवाइस दी है वो गलत है, क्योंकि कंपोजिशन लेवी में अगर आप नोटिफाइड मैन्युफैक्चरर हो तो अवेल नहीं कर सकते, कंपोजिशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इन डिटेल क्या ये हमने डिस्कस किया था? हाँ जी सर, ये हमने इन डिटेल डिस्कस किया था। अब बात किसकी करते हैं? अब बात करते हैं अगले पार्ट की, इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट। अगला पार्ट बोल रहा है, धरुण प्रोवाइड सर्विसेज एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर टू जियो बैंक Limited by facilitating in opening of bank accounts to villagers in its rural branches in Punjab and earned a commission of 22 lakh in the month of April 2022। 22 लाख का कमीशन करवाया है। धरुण है, क्या कर रहे हैं? बिजनेस फैसिलिटेटर है बैंक के साथ में, और रूरल ब्रांचेस के रेस्पेक्ट में सर्विसेज दे रहे हैं। इतना पढ़ने के बाद अंदर से निकलना चाहिए, अगर तुमने ईमानदारी से पढ़ाई करी है, पूरी जान लगा के पढ़ाई करिए, भैया अंदर से आना चाहिए कि सर एग्जम्पशन है, एग्जम्पशन दे रखी है कि अगर कोई भी बिजनेस फैसिलिटेटर किसी भी बैंकिंग कंपनी को उसके रूरल ब्रांचेस से रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं उनसे रिलेटेड अगर सर्विस देता है तो वहां पर उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, और अदरवाइज होता है तो वो आरसीएम में कवर होता है। तो आरसीएम के साथ में एग्जम्पशन चैप्टर को लिंक करके मैंने आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अमेंडमेंट के साथ। आई होप जो स्टूडेंट्स वो बैच देखकर गए होंगे उन्होंने तो बिल्कुल भैया एक बार में सटासट इसको सही सॉल्व कर दिया होगा। सो फार ही इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। भाई साहब फिर से आ गए हैं, टैक्स कंसल्टेंट एडवाइज्ड हिम दैट ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, क्योंकि 20 लाख को क्रॉस कर दिया है। मुझे बताइए, धरुण हैज नो अदर रिसिप्ट बिजनेस एक्टिविटी अदर देन अबव। मैं जानता था ये लाइन तो लिखी ही होगी, क्योंकि तभी क्वेश्चन बन पाएगा रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। मुझे बताइए ईमानदारी के साथ, सेक्शन नंबर 23 क्लॉज ए, सेक्शन नंबर 23 क्लॉज ए मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि कोई भी ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन, या मैं कहूंगा कोई भी ऐसा पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन नहीं, रजिस्ट्रेशन की तो बात चल रही है, कोई भी ऐसा पर्सन जो एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड है इन प्रोवाइडिंग होली एग्जेम्प्ट सप्लाई, और सप्लाई विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, क्या बोलेंगे? एनी पर्सन हु इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग होली एग्जेम्प्ट सर्विसेज और गुड्स, तो सिचुएशन के अंदर दैट पर्सन इज नो मोर लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इवन इफ द aggregate turnover crossed the threshold limit prescribed under section number 22। सेक्शन 22 में प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर निकल जाता है, उसके बावजूद आपको रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। सेक्शन नंबर 23 क्लॉज ए आपको यहां पर एग्जम्पशन दे देता है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आप होली एग्जेम्प्ट गुड्स या सर्विसेज में डील कर रहे हैं, वो भी एक्सक्लूसिवली। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ऐसा हमने पढ़ा था। आई होप आपने भी अच्छे से इसे रिवाइज करा होगा। और देखिए साहब, यही चीज मैंने यहाँ पर आपको इन डिटेल बता दी है। सबसे पहले सेक्शन नंबर 11 की एग्जम्पशन, और फिर क्योंकि आप होली एग्जेम्प्ट में डील कर रहे हो तो सेक्शन नंबर 23 का आपको जो एग्जम्पशन फ्रॉम नोटिफिकेशन, एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन दिया गया वो, प्लस ये फाइनली हमने बता दिया कि साहब इसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं थी। भाई साहब बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कराना है, तो उनका एडवाइस सही है कि उनका एडवाइस सही नहीं है। द एडवाइस ऑफ द टैक्स कंसल्टेंट इज देयरफॉर नॉट टेनेबल अंडर द लॉ। बोलो हाँ कि ना? हाँ जी सर, आगे चले। हाँ जी सर, आगे चलते हैं, फटाफट से देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारे पास। अगला सवाल हमारे पास में था, यार यहां तक तो मुझे अभी तक कुछ भी एज सच बहुत टफ नजर नहीं आया कि बहुत टफ। हाँ, हल्का फुल्का वो ट्रिक कर रहा है, जैसे वहां पर उसने ट्रिक करा आपको ट्रेनिंग सर्विस की बात करके, यहां पर हल्का सा ट्रिक करा उसने। और कहां ट्रिक करा यार? और तो उसने कहीं भी ट्रिक नहीं करा, बताओ मुझे। और कहीं भी ट्रिक नजर नहीं आई कि भाई उसने ट्रिक करने की कोशिश करी। छोटा सा यहां पर उसने खेलने की कोशिश करी, लेकिन सोचो ना आईआरएन नहीं है तो इनवॉइस वहां पर बेकार का हो गया। तो यहां पर भी कोई ट्रिक नहीं थी एज सच, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से हो सकता था। ठीक है, हाँ जी सर, अभी तक तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्लॉज ए, नेसा मनी स्टार्टेड हिज बिजनेस एक्टिविटीज इन द मंथ ऑफ फरवरी 2022 इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। ही प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स। तो यहां पर कुछ तो डिटेल्स प्रोवाइड कर रखी हैं। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ पेट्रोल, इंट्रास्टेट पेट्रोल बेच रहे हैं, नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। देखो तो सही, आगे पूछता क्या है? ट्रांसफर ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स, ओहो, एग्जेम्प्ट गुड्स टू हिज ब्रांच इन राजस्थान। भाई साहब कहां है? भाई साहब उड़ीसा में है। ब्रांच कहां है? ब्रांच राजस्थान में है। स्टॉक ट्रांसफर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है मेरे दोस्तों? स्टॉक ट्रांसफर। अब स्टूडेंट गलती क्या करेगा? स्टूडेंट गलती ये करेगा, स्टूडेंट देखेगा, बोलेगा ओहो इंटर स्टेट ट्रांसफर हो गया, इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन का कॉन्सेप्ट लगाएगा, कहेगा भैया साहब इंटर स्टेट आपने यहां पर कर दिया है गुड्स का ट्रांसफर, कर देंगे आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल। लेकिन मेरे दोस्त याद करो, मैंने गला फाड़ फाड़ के बताया था वहां पर, और मैंने क्वेश्चन भी करवाया था। सेक्शन नंबर 24 के अंदर जो पहली कंडीशन है वो है टैक्सेबल की, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज की।
यहां पर जो गुड्स सप्लाई की गई है वो एग्जेम्प्ट है। तो सेक्शन 24 में आप इंटर स्टेट बोल के मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल कैसे बना सकते हो? हाँ, इसने इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफर किया है, बट जो स्टॉक ये ट्रांसफर कर रहा है, जो गुड्स ये ट्रांसफर कर रहा है दोस्त, वो एग्जेम्प्टेड है। तो क्या यहां पर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लायबल होगा? नहीं। क्लॉज 2 को पढ़ने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि यहां पर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लायबल होगा। अभी तक मैंने आधा क्वेश्चन पढ़ा है, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। जो पढ़ा है वो एक एक करके मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ में। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स बाय हिज ब्रांच इन उत्तर प्रदेश। बोलो, आउटवर्ड सप्लाई है किसकी? टैक्सेबल गुड्स की, ब्रांच इन उत्तर प्रदेश। अब बताओ साहब कहां कहां? तो ब्रांच खोल के बैठे हुए हैं। तो इनका रजिस्टर्ड ऑफिस तो उड़ीसा के अंदर है, राजस्थान में इनकी ब्रांच है, उत्तर प्रदेश में भी इनकी ब्रांच है, यूपी में भी इनकी एक ब्रांच मुझे नजर आ रही है, और वहां से इन्होंने आउटवर्ड सप्लाई करी है। तो ये यूपी की सप्लाई तो यूपी के अंदर ही मानी जाएगी कि ये यूपी से सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि बात एग्रीगेट टर्नओवर की नजर आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मामला पैन बेसिस पर होगा। नीचे देखेंगे हालांकि क्वेश्चन में कि क्या बात ये कर रहा है। पेट्रोल खुद बेच रहा है, स्टॉक ट्रांसफर एग्जेम्प्ट गुड्स का राजस्थान में किया है, उत्तर प्रदेश में खुद की ब्रांच है, वहां से सप्लाई कर रहा है 5 लाख की। ठीक है साहब। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम बाय द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आरसीएम वाली सप्लाईज आप देते हो तो सामने वाले को टैक्स पे करके चलना पड़ता है। वो 6 लाख की इसने करी है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत की बात फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर सामने वाला टैक्स पे कर देगा। और लेकिन मेरी आउटवर्ड सप्लाई, याद रखना आउटवर्ड सप्लाई मेरी है तो टर्नओवर मेरा है। इनवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम। फाइनली आउटवर्ड 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 के बाद में अब ये परचेज की बात कर रहा है, अब बात कर रहा है इनवर्ड की। और यहां पर बहुत बड़ी बात कर दी है साहब, ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम। बात खत्म, पैसा हजम। आप ऊपर बच गए थे, ऊपर यहां पर सेक्शन 24 से आप बच गए, लेकिन यहां पर सेक्शन 24 से आप नहीं बच पाए। आपने ऐसी सर्विसेज अवेल कर ली जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पे करना मैंडेटरी है। तो सिचुएशन के अंदर आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा। जी हां, ये क्लॉज 3 था सेक्शन 24 का। कंडीशन नंबर 3, जहां पर क्या लिखा हुआ था कि अगर आरसीएम वाली सर्विस आप अवेल कर लेते हो तो आपको टैक्स पे करने के लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इंट्रा स्टेट है मेरे दोस्त, यहां पर आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेकर अब चलना पड़ेगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ ले। क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव कंप्यूट द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ नेसा मनी एंड ऑल्सो डिसाइड वेदर ही इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो भाई साहब वही मैंने कहा आपको, एग्रीगेट टर्नओवर की बात कर रहा है और रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना है उसकी बात करके चल रहा है। तो फटाफट से पहले इसका एग्रीगेट टर्नओवर हम सजेस्टेड आंसर्स के अंदर देख लेते हैं। हमने सबसे पहले एग्रीगेट टर्नओवर का एक छोटा सा डेफिनेशन दे दिया आपको रिकॉल कराने के लिए। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल यहां पर आएगा क्योंकि एग्जेम्प्ट का पार्ट बन जाएगा। याद करो एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन बहुत डिटेल में पढ़ाई थी और वहां पर मैंने बताया था कि एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन के आखिरी शब्द क्या है। उस डेफिनेशन के आखिरी शब्द हैं बट इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई डेफिनेशन के आखिरी शब्द हैं बट इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई, यानी नॉन टैक्सेबल सप्लाई को एग्जेम्प्ट का पार्ट बनाकर एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बना दिया गया। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6 बच्चों को रटा दिया था, जो मेरे साथ फ्री बैच के अंदर थे, रटा दिया था साहब। इतनी बार रिवाइज कराया, इतनी बार हमने उसे अच्छे से समझा। सेक्शन 2 क्लॉज 6 एग्रीगेट टर्नओवर ठोक कर आए होंगे मेरे स्टूडेंट्स, सबके मैसेजेस आए मेरे पास। ट्रांसफर ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स टू हिज ब्रांच इन राजस्थान, स्टॉक ट्रांसफर है, डेफिनेटली आपके पास में एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, यूपी से बेच रहे हो, ऑल इंडिया बेसिस निकालना होता है, पैन बेसिस निकालना होता है, ये भी यहां पर आपके पास में एडिशन होकर चलेगा। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो सर्विसेज की, भले ही सामने वाले को टैक्स पे करना हो, आपका एग्रीगेट टर्नओवर माना जाएगा, तो ये भी आएगा। लेकिन हाँ, आपकी परचेज कभी भी आपका टर्नओवर नहीं होता है, वो यहां पर नहीं आएगा। एग्रीगेट टर्नओवर निकल जाएगा आपके पास में 17 लाख रुपीस। उसके बाद में जैसा कि मैंने बताया कि सेक्शन 24 के अंदर अगर आपने आरसीएम में टैक्स पे करना है तो वो आपके पास मैंडेटरी बन जाएगा रजिस्ट्रेशन को लेकर, कोई दिक्कत नहीं। फिर भले ही आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट रजिस्ट्रेशन लेकर चलना पड़ेगा। बोलो हां के ना? हाँ जी सर, बात बिल्कुल सही है। अगला पार्ट आ रहा है आपके पास में इस क्वेश्चन का, देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है 7 का बी का फर्स्ट क्या बोल रहा है? Parnesh has deposited a sum of 5,000 rupees under the head fee column of cess। ठीक है, सेस के अंदर 4 चीजें होती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, कंपनसेशन सेस। 4,000 रुपीज लाइंग अनयूटिलाइज्ड अंडर द हेड ऑफ पेनल्टी कॉलम ऑफ आईजीएसटी। तो आईजीएसटी के पेनल्टी कॉलम में पड़ा है 4,000 और फी के सेस के फी कॉलम में पड़ा है 5,000। बोथ द डिपॉजिट्स वर मेड रॉन्गली, डिपॉजिट हो गया है। एक्चुअल में डिपॉजिट कहां करना था? फी कॉलम ऑफ एसजीएसटी के अंदर करना था। इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 49 सबसेक्शन 10 एंड सबसेक्शन 11 ब्रीफली एक्सप्लेन द रेलेवेंट प्रोविजंस पीएमटी 09। यार ईमानदारी से बताओ, डायग्राम देखो, यही तो बात है। डायग्राम देख लोगे मेरी किताब के तो भी पास हो जाओगे। किताब को एक्सक्लूसिव बनाया है, डायग्राम्स डाल दिए, फ्लो चार्ट्स डाल दिए, पॉइंट टू बी नोटेड डाल दिए। अच्छे से अगर बुक से आप रिवाइज कर रहे हो, भैया पेपर में क्वेश्चन वहीं से आ रहा है, आप देख लो ना, आप देख लो। अभी मैं मन से बोल नहीं रहा, मैं ऊपर से फेंक नहीं रहा कि भाई मेरी किताब से आ गया, मेरी किताब से आ गया, जबकि मैंने तो बोला भी नहीं।
मैं तो कहीं डाला भी नहीं, इस बार डाला ही नहीं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स खुद जानते हैं कि कहां से आया है। डायग्राम बना के दिया है इस तरीके से PMT09, और वहां पर मैंने लिखा भी कि अगर आपने रॉन्ग ट्रांसफर कर दिया या फिर लाइंग अनयूटिलाइज्ड इन एनी ऑफ द माइनर हेड है, तो एनी माइनर हेड से एनी मेजर हेड के अंदर इन द सेम मेजर हेड और एनी अदर मेजर हेड आप ट्रांसफर करके चल सकते हो। और ये चीज मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाई थी जब मैंने बैच पढ़ाया था, और यही चीज हम यहां पर देखकर भी चलेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्त, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ये देखो साहब, दोनों पॉइंट मैंने बता दिए कि फॉर ट्रांसफर ऑफ एररनेस डिपॉजिट अंडर माइनर हेड ऑफ अ मेजर हेड टू एनी अदर माइनर हेड ऑफ द सेम और एनी अदर मेजर हेड और एनी अमाउंट विच इज लाइंग अनयूटिलाइज्ड अंडर एनी ऑफ द माइनर हेड इन ई कैश लेजर, आप उसको ट्रांसफर करके चल सकते हैं। फॉर्म कौन सा लगेगा? PMT09, सेक्शन नंबर 49, सबसेक्शन 10 और सबसेक्शन 11। एक कैश लेजर से दूसरे कैश लेजर में उसे ट्रांसफर किया जा सकता है। फॉर्म है PMT09। तो उसको क्या करना है? उसको 5,000 रुपए और 4,000 रुपए को अकॉर्डिंगली अपने जहां उसको चाहिए था, फी में चाहिए था, SGST में वो ट्रांसफर करके चल सकता है। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लें। हाँ जी सर, फटाफट से हम अगला क्वेश्चन अब देख सकते हैं। अगला पार्ट आ रहा है, Messrs. Sakura Enterprises made an interstate supply of taxable goods valued at 47,500 and exempt goods valued at rupees 2,000. Rate of IGST for taxable supply was 6%, determined with brief reasons whether e-way bill generation is mandatory for the above supply made by Messrs. Sakura Enterprises. e-way bill को लेकर क्वेश्चन है यार। अगर तुमने कुछ करा हो ना करा हो, 2 नंबर फोकट के मिल जाते हैं अगर मेरी बुक का पहला इलस्ट्रेशन ई-वे बिल का पहला इलस्ट्रेशन, पहला क्वेश्चन एनालिसिस पार्ट में बना के दे दिया था मैंने। एज इट इज, क्या बोलते हैं? एज इट इज। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। एनालिसिस वाला पार्ट, पहला पॉइंट एज इट इज, मेरा इलस्ट्रेशन उठकर यहां पर आ जाता है। अब बताओ इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? 2 नंबर फ्री के यहां से आ गए, मतलब सब तो करा के दे दिया। क्या करेंगे? 47,500 प्लस 2,000, फिर GST लगेगा इसके ऊपर। टोटल कंसाइनमेंट वैल्यू क्या बनती है? एक्सप्लेनेशन 2 याद करो। एक्सप्लेनेशन 2 के हिसाब से कंसाइनमेंट वैल्यू के अंदर एग्जेम्प्ट वैल्यू ऑफ गुड्स का पार्ट नहीं आता, लेकिन टैक्स का पार्ट आता है। तो 47,500 प्लस 6% GST जो भी बनेगा वो कंसाइनमेंट वैल्यू है। अगर वो 50,000 से ऊपर जाती है तो रूल नंबर 138 रीड विद सेक्शन 68 क्या बोलता है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज मूविंग हु इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। भैया हु पे इतना एम्फेसिस क्यों करा? क्योंकि जो कॉज कर रहा है मूवमेंट उसे ही पार्ट ए बनाना है। द कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स ₹50,000। सेंट्रल GST एक्ट के हिसाब से वहां पर 50,000 की लिमिट आपको मिल जाती है। वही चीज मैंने लिखी थी, 68 को पढ़ लो 138 के साथ। अगर एक्सीड करती है 50,000 रुपीज आपको बना के चलना पड़ेगा। यहां पर हो जाता है ये 50,350, तो बना के चलना पड़ेगा। रिक्वायर्ड टू जनरेट द ई-वे बिल पार्ट ए ऑफ EWB 01। बताओ बताया था कि नहीं बताया था? सर आपने बताया था, बहुत डिटेल में बताया था, 2 वीडियो डाल दिए, और क्या जान लोगे बच्चे की? नहीं सर, आखिरी क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। क्या था बताओ, क्या था इस पेपर के अंदर? अभी यहां पर अगर 30 प्लस स्कोर नहीं हो रहा है दोस्त, तो तैयारी में दिक्कत है हमारी। और मैंने तैयारी के लिए भी प्रिपरेशन आपका चार्ट बनवा दी है, प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस दे दिया कि ऑर्गेनाइज कर लो चीजों को। बुक ऑलरेडी ऑर्गेनाइज करके दे रखी है, अच्छे से रिवाइज कर लो, रिवीजन लगा लो, पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व कर लो। इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो। बस खेल सारा यही है कि आप किस तरह से प्रोसेस करते हो चीजों को। द प्रोसेस इज द गेम, रिजल्ट इज नॉट द गेम। रिजल्ट प्रोसेस पे डिपेंड करेगा कि आपका एग्जीक्यूशन के साथ, आपका प्रोसेस के साथ, आप पीछे की मेहनत कितनी थी, आगे का रिजल्ट अपने आप अकॉर्डिंगली आता है। कर्मों का फल मिलता है दोस्त। कर्म अच्छे हैं तो फल अच्छा मिल जाएगा, और कर्म बुरे हैं तो फल भी फिर आपको बुरा ही मिलेगा। ठीक है, तो बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। एक बहुत अच्छी बात बोली गई है, बी ऑनेस्ट। भैया किसी और से सच बोलो ना बोलो, हालांकि सबसे सच बोलना चाहिए। टेक्निकली देखा जाए तो हमें झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए, छोटी छोटी बातों में झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम खुद के साथ तो ईमानदार रहो। खुद के लिए क्या सही है, खुद के लिए क्या बुरा है, कम से कम वहां तो ईमानदार रहो कि खुद के लिए अगर कोई सही चीज दिखाई दे रही है, उसके बाद भी अगर आप वहां पर गलत एग्जीक्यूशन कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, पता है साहब ये मेरे लिए अच्छा है, ये मुझे चाहिए और ये मुझे चाहिए, तो मुझे ऑनेस्ट रहना पड़ेगा खुद के साथ में। ये डिग्री मुझे चाहिए तो ऑनेस्टली मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद भी अगर आप ध्यान भटका रहे हो, उस चीज की वैल्यू नहीं कर रहे हो, उस इंसान की या उस डिग्री की या उस चीज की, वो कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ, वहां पर अगर आप वैल्यू नहीं कर रहे हो तो दिक्कत है, फिर आप ऑनेस्ट नहीं हो अपने साथ में। क्वेश्चन 8 पार्ट ए, रूल 86B रेस्ट्रिक्ट द इनपुट टैक्स क्रेडिट। भैया मैं इंस्टीट्यूट से सहमत नहीं हूं, ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या पूछा, देखो इन्होंने बोला कि रूल 86B रेस्ट्रिक्ट करता है इनपुट टैक्स रेट को। ये 1% वाला है कि 1% आपको कैश लेजर से यूज करके चलना पड़ेगा। ठीक है साहब, लिस्ट डाउन दी एक्सेप्शंस पूछ लिए। मुझे दिक्कत है एक्सेप्शन क्यों पूछे, क्योंकि एक्सेप्शन के अंदर 2 पॉइंट ऐसे हैं
जो एक्चुअल में आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। अब बच्चे से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो फिर से वही बात की वो रट्टा लगा कर आएगा, फिर वही बात की रट्टा लगा कर आएगा। हालांकि मैं लिख दूंगा इसके ऊपर, मैं इंस्टीट्यूट को ईमेल डेफिनेटली पूछूंगा, इंस्टीट्यूट से ईमेल लिखकर कि ऐसा क्वेश्चन पूछना जो आधा जिसका पार्ट सीए फाइनल का बनता है और आधा जिसका पार्ट सीए इंटर का बनता है, क्या वो पूछना लॉजिकल है? क्योंकि वो 2 पॉइंट बच्चे को समझ नहीं आएंगे जो रिफंड से रिलेटेड है। अब आप वहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बच्चा 5 के 5 पॉइंट रट्टा लगा के लिखेगा जिसमें से 2 पॉइंट उसके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। तो इस चीज का ध्यान रखो। अगर आप लोग देख रहे हो ना तो एक क्लिप कट करो यूट्यूब से और भेजो इंस्टीट्यूट को मेल के अंदर। इसको कट करो, यूट्यूब आप चिपकाओ वहां पर लिंक जहां से भी आपने कट करा है, और इंस्टीट्यूट को मेल करके बोलो कि भाई साहब आप जो हमसे पूछ रहे हो क्या वाकई में वो हमारे सिलेबस का पार्ट है? देखो आंसर के अंदर इसलिए यहां पर जो मैंने आंसर करा वो मैंने सीए इंटर के पर्सपेक्टिव से ही आंसर करा। ये देखो साहब यहां पर मैंने कितने पॉइंट डाले, 1 2 3, टेक्निकली कितने पॉइंट है, 5 एक्सेप्शन है जिसमें 2 एक्सेप्शन जो है वो रिफंड को लेकर है। सिंपल सी बात थी साहब कि आपने 1 लाख रुपए से ज्यादा इनकम टैक्स देना चाहिए पिछले 2 सालों के अंदर जिसकी ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी हो। तो साहब लिखा हुआ है टाइम लिमिट टू फाइल द रिटर्न अंडर सेक्शन नंबर 139(1) जो नॉर्मल रिटर्न फाइल होता है हैज एक्सपायर हो चुकी हो। तो वो मतलब 2 पीरियड ऐसे निकल गए जिनकी टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, वहां पर आपने 1-1 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम टैक्स भर दिया हो, या फिर आप ऑलरेडी क्यूमुलेटिवली इन दैट ईयर टोटल आउटपुट लायबिलिटी का 1% से ज्यादा ऑलरेडी कैश में दे चुके हो, या फिर आप क्या हो, या फिर आप वो रजिस्टर्ड पर्सन हो जिन्हें नोटिफाई किया है। नोटिफाई किनको करा है? वही हमेशा गवर्नमेंट अपने आपको बाहर निकाल लेती है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी बॉडी। ये थे 86B के, जहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट पे रेस्ट्रिक्शन लगाई है यूज करने को लेकर। तो 86B के अंदर क्या दे दिए, एक्सेप्शन दे दिए। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं यहां पर 2 एक्सेप्शन ऐसे थे जो रिफंड को लेकर है, सीए इंटर का पार्ट नहीं है रिफंड चैप्टर, तो ये क्वेश्चन यहां पर पूछना नहीं चाहिए था इंस्टीट्यूट को। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे आप कट करेंगे, इंस्टीट्यूट को मेल करेंगे। मैं स्टूडेंट्स को इसलिए बोलता हूं, स्टूडेंट्स की सुनता है इंस्टीट्यूट, फैकल्टीज की नहीं सुनता है। हमारे मेल का शायद हो सकता है रिप्लाई भी ना आए, लेकिन आपके मेल का रिप्लाई उन्हें करना पड़ेगा। तो आप बोलो उनको ये चीज। इंस्टीट्यूट पूछता है कि अपने सजेशंस दीजिए इस क्वेश्चन के ऊपर सजेशन 8A के ऊपर नवंबर 2022 कि भैया क्यों आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसका एक आधा पोर्शन आंसर का जो है वो फाइनल से आता है, सीए फाइनल से आता है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो यू हैव टू आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, यू हैव टू सेंड सच काइंड ऑफ फीडबैक टू द इंस्टीट्यूट। आ जाओ साहब आगे क्या बात हो रही है। बात कर रहे हैं साहब किसकी, हम लिस्ट एनी 3 सिचुएशंस दैट वारंट इशू ऑफ क्रेडिट नोट। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्रेडिट नोट कब कब इशू कर जाना चाहिए। ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइम लिमिट भी आपको पता है दोस्त। इसमें ये क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं अभी यहां पर वापस से डिस्कस करूं। आईएफएफ को लेकर ये दिखाई दे रहा है मुझे क्वेश्चन था, लिस्ट द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज व्हिच इज फर्निश्ड यूजिंग आईएफएफ। 50 लाख तक की क्यूमुलेटिव सप्लाई अगर आप क्यूआरएमपी में ऑप्ट करते हो तो हर स्टार्टिंग के 2 महीने फर्स्ट 2 मंथ्स आपको आईएफएफ फाइल करना पड़ता है। ऑल्सो ब्रीफली लिस्ट द केसेस वेयर रजिस्टर्ड पर्सन इज डिबार्ड मतलब उसको बैन कर दिया गया फ्रॉम फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। आउटवर्ड सप्लाईज आपकी तभी बैन की जाएगी जब आपने प्रीवियस पीरियड का जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया हो। तो प्रीवियस पीरियड का 3B फाइल करना जरूरी है अगर इस पीरियड में आपको जीएसटीआर 1 या फिर आईएफएफ के थ्रू फाइलिंग करनी है। तो वही चीज हमने आपको आंसर में भी बता दी थी कि इसमें ऐसा कुछ भी एज सच नहीं था माथा फोड़ी वाला काम जो आपको ऐसा दिमाग लगाना पड़े। तो देखो साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर क्यूआरएमपी स्कीम इज अलाउड टू फर्निश डिटेल्स ऑफ इनवॉइसेस अप टू cumulative value of rupees 50 lakhs in each of the first 2 months of the quarter using the IFF. A registered person opting for QRMP scheme shall not be allowed to furnish the details of outward supplies in one or IFF if he has not furnished the return in GSTR 3B for the preceding tax period. अगर उसने preceding tax period के respect में अपना 3B फाइल नहीं करा है तो वहां पर क्या हो जाता है, आपको IFF और GSTR 1 भरने की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आकाश अग्रवाल पूछ रहे हैं, सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू इन मिडिल, मैं सीएमए फाइनल का स्टूडेंट हूं, यू फास्ट ट्रैक फॉर इंटर इज हेल्पिंग मी अ लॉट टू क्लियर माय कॉन्सेप्ट, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू आकाश, थैंक यू सो मच। आकाश आई होप आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लिया है व्हाट्सएप के ऊपर या टेलीग्राम के ऊपर, क्योंकि आकाश अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आई एम ऑल द वे देयर टू सॉल्व गाइस। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज सॉल्व करी और मजे के बाद मैं आपको बताता हूं मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो होते हैं जो एक्चुअल में मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स नहीं होते। हालांकि मैं फैकल्टीज का नाम नहीं लूंगा कि किन फैकल्टीज के स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन चाहे सीए फाइनल सीएमए फाइनल की बात हो, चाहे मेरे पास सीए इंटर की बात हो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिनकी क्वेरीज में वॉइस नोट बनाकर सॉल्व करता हूं, उनको फोन करके आगे होकर सॉल्व कर देता हूं उनकी क्वेरीज, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स किन्हीं और फैकल्टीज के होते हैं। मेरे स्टूडेंट्स को 99% केसेस में क्वेरी आती ही नहीं है,
क्योंकि हम फास्ट ट्रैक बैच या फिर हमारा जो रेगुलर बैच 99% रेगुलर बैच में ही मामला सॉल्व हो जाता है, इतने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो आकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त कि आपने हमारा जो बैच है वो देखा और उससे आपको बहुत मदद मिल रही है। इस तरीके के मैसेज आकाश आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे तो और मजा आएगा, क्योंकि हम स्क्रीनशॉट लेके उसको फिर सबको दिखाएंगे, स्टोरी लगाएंगे। तो ये था साहब सफर आपके साथ नवंबर 2022 एग्जामिनेशन सजेस्टेड आंसर्स के साथ। तो देखो शुरू कहां से होता है, जब हम बैच ले लेते हैं, फिर बैच लेने के बाद रिवीजन बैच ले लेते हैं, फिर एग्जाम प्रैक्टिस सेशन ले लेते हैं, आपके रिवीजन करवा देते हैं, इतना सारा काम करवा देते हैं। उसके बाद जब आखिरी हम कहते हैं ना कि अब मामला आखिरी साइनिंग ऑफ, साइन आउट, तो साइन आउट की कंडीशन आती है जब पेपर होने के बाद उसके सजेस्टेड आंसर्स के ऊपर भी वीडियो बनाना पड़ता है। बताओ कितना काम करवाता है। आपको रिवीजन भी चाहिए, आपको लाइव बैच भी चाहिए, आपको उधर से फिर रिवीजन के साथ साथ एग्जाम प्रैक्टिस सेशन भी चाहिए। तो सब कुछ डालने के बाद फाइनली आता है आपका सजेस्टेड आंसर्स का वीडियो, और इसी के साथ नवंबर 2022 का साथ यहां पर खत्म होता है। मई 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है ऑलरेडी। सीए इंटर वाले स्टूडेंट्स के लिए मई 23 अमेंडमेंट्स आप कवर कर लेना। अमेंडमेंट्स लगभग कुछ दिनों के अंदर आपके पास आने वाले हैं, और दिसंबर के अंदर हम जो है वो एक फ्रेश लाइव बैच फॉर मई 23 फुली अमेंडेड बैच 30 नवंबर तक, 30 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक जो आपका कट ऑफ लगता है, तो 31 अक्टूबर तक फुली अमेंडेड बैच मई 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए दिसंबर में लाइव होने वाला है। तो आप स्टे ट्यून रहें, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि यहां पर आपको मैं नोटिफिकेशंस देता रहूंगा बैचेस को लेकर, रेगुलर बैच और फास्ट ट्रैक बैच को लेकर। इसके अलावा दोस्तों आपने सीए इंटर का ग्रुप व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे डायग्राम्स, बहुत सारी क्वेरीज हम वहां पर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स के साथ में। आपके साथ सफर बहुत अच्छा रहा है, थैंक्स अ लॉट सर। सारे फैकल्टी बस हिंदी टू इंग्लिश करते हैं, आप कॉन्सेप्ट बताते हो, थैंक यू सो मच आकाश। इस तरीके के फीडबैक आकाश आप सबको बताइए कि यहाँ पर क्या डिफरेंस है पढ़ाने में। इस तरीके के जब आप फीडबैक सबको बताएंगे, दूसरे स्टूडेंट्स को बताएंगे, दूसरी कम्युनिटीज को बताएंगे, हर जगह जाकर पोस्ट करेंगे, तो आपके सर का भी बेनिफिट होगा और एक अच्छी क्वालिटी निकलकर बाकी सब स्टूडेंट्स को मिल पाएगी, ताकि उनको मैं प्रैक्टिकली ट्रेन कर सकूं, ताकि जब वो इंडस्ट्री में उतरे काम करने के लिए तो वो वाकई में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाए, एक लाइजनिंग ऑफिसर नहीं जो इधर से पैसे लेकर इधर दे रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपकी बैकबोन इतनी मजबूत होनी चाहिए टैक्सेशन के अंदर कि जीएसटी का ऑफिसर या डिपार्टमेंट का ऑफिसर भी डरे आपसे। जब आप रूम में एंटर हो तो ऑफिसर खड़ा हो जाए अपनी सीट से, इतनी रेस्पेक्ट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की होनी चाहिए, और वो मैं बिल्ड करने के लिए यहां पर बैठा हूं और इसलिए मैं इस फील्ड में आया हूं। तो दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं आपसे लाइव बैच में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, पूरी ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ, धर्म के साथ, और करिए अपने मम्मी पापा का नाम रोशन और रखिए उनका बहुत अच्छे से ध्यान। बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर। थैंक यू आकाश, थैंक यू सो मच तकशील, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।